नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक। तो बुद्धि में अपनों ने सिद्धांतों को पढ़ना शुरू किया था और अपनों ने कई सिद्धांत पढ़ भी लिए थे, जिसमें से सबसे पहला जो सिद्धांत आता है बुद्धि के क्षेत्र में वो आता है एक तत्व का सिद्धांत, जिसके बारे में अपनों ने देखा था कि ये सिद्धांत जो है वो बीने के द्वारा दिया गया। अब बीने ने यूं कहा कि बुद्धि एक अखंड इकाई है, इसीलिए उस सिद्धांत को नाम क्या दे दिया गया था, एक तत्व का सिद्धांत नाम दे दिया गया था। बीने तो बात ही ऐसी कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य प्रतिभाशाली है तो वो हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली ही रहेगा। और इनका समर्थन करते हुए जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने तो यहां तक कह दिया कि न्यूटन यदि कविता भी करते ना तो वो बहुत अच्छे कवि भी बनते, अर्थात उनमें प्रतिभा थी, वो वैज्ञानिक थे तो उनमें प्रतिभा थी, तो वो प्रतिभाशाली ही हर जगह होते, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का उच्च प्रदर्शन करते, या फिर मैं सीधे शब्दों में ये भी कह सकती हूँ कि वो हर क्षेत्र में सफल होते जाते। हालांकि ये बात नहीं है, बाद में जब अध्ययन किया गया तो इस बात को नकार भी दिया गया और उसके बाद उसके विरोध स्वरूप जो सिद्धांत आया वो द्वित्व तत्व का सिद्धांत आया, उसको भी अपन देख चुके हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और स्पीयरमैन ने जैसे ही द्वितत्व का सिद्धांत दिया वैसे ही बुद्धि के संबंध में सिद्धांतों की नींव पड़ गई। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने अखंड इकाई बता दिया। जब स्पीयरमैन ने ये बात बताई कि नहीं, बुद्धि ये ही नहीं हो सकती, बुद्धि में कुछ और भी आ सकता है, जैसे ही स्पीयरमैन ने ये बात कही तो सब लोगों का ध्यान उस तरफ गया कि हाँ, बात सही हो सकती है। तब फिर इस पर अध्ययन किए गए। अध्ययन के पश्चात अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक सिद्धांत बुद्धि के क्षेत्र में दिए गए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि बुद्धि के संबंध में अपने समक्ष कौन कौन से और सिद्धांत आ सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत एक तत्व का सिद्धांत, बीने अखंड इकाई है बुद्धि, ठीक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है तो वो हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली ही रहेगा। उसके बाद द्वितत्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है जो स्पीयरमैन ने दिया। उसके बाद अनेक सिद्धांत आते हैं और अनेक सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी आता है जिसको अपन त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। अब इसको त्रिविमीय सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी तीन विमाएं होती है। त्रि का मतलब तीन, विमाएं का मतलब पक्ष, उसके तीन पक्ष हो सकते हैं, तो इसलिए इसे त्रिविमीय सिद्धांत किया गया। इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा गया, त्रिआयामी सिद्धांत। अब त्रिआयामी सिद्धांत क्यों कहा गया? उसका भी यही कारण है क्योंकि जो तीन विमाएं हैं उनको अपन तीन आयाम भी बोल सकते हैं, तो इसलिए इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये सिद्धांत दिया किसने था। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने गए वो थे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1967 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड महोदय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1967 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। देखिए, त्रिविमीय सिद्धांत व त्रिआयामी सिद्धांत के साथ साथ यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई ये सिद्धांत है वो गिलफोर्ड महोदय द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1967 में दिया गया। तो इन्होंने यहां पर अपने सिद्धांत में नवीन क्या दिया? कौन सा इनके द्वारा किया गया नवीन परिवर्तन था? तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि इन्होंने बुद्धि का एक संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया था। संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए, संरचनात्मक मॉडल यानी
एक विशेष संरचना में बुद्धि का एक मॉडल बना दिया था। तो उसे क्या कहा गया? संरचना मॉडल कहा गया। तो इसलिए इसे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं। गिलफोर्ड ने संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया कि बुद्धि की संरचना किस प्रकार की है, या फिर बुद्धि की संरचना में किन किन तत्वों को और किस किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ये नाम भी इसे दिया जा सकता है। तो देखिए, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ये ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिलफोर्ड ने। और गिलफोर्ड ने जब संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया तो उसने कितनी विमाएं बताई थी, कितने आयाम बताए थे? 3 बताए थे मूलतः, या फिर अपन यूं कहें कि मुख्यतः 3 आयाम थे। तो हालांकि उनका तीनों का आगे जाकर बड़ा विश्लेषण इनके द्वारा किया गया, परंतु मोटे तौर पर उनको तीन ही गिना जाएगा। तो इसलिए 3 विमाएं, 3 आयाम होने के कारण इसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिआयाम सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ इसको अपन बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या था इनके मॉडल में? देखिए, इन्होंने यूं कहा कि भाई मानसिक योग्यता जो है वो प्रमुख रूप से 3 तत्वों में या 3 रूपों से निर्मित होती है। इन्होंने क्या कहा? मानसिक योग्यता 3 तत्वों से निर्मित होती है। ये बात किसने कही? ये बात कही गिलफोर्ड ने, कि मानसिक योग्यता जो है वो 3 तत्वों से निर्मित होती है। अब ये 3 तत्व कौन कौन से हैं, ये भी अपन देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अपन कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, या फिर त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। इस सिद्धांत पर प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? गिलफोर्ड के द्वारा। कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया। और इसके साथ साथ बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया। मानसिक योग्यता को 3 तत्वों में निर्मित किया, या उन्होंने यूं कहा कि भाई मानसिक योग्यता 3 प्रकार के तत्वों से निर्मित होती है, या 3 प्रकार के रूपों से निर्मित होती है। देखिए, इसमें इन्होंने जो 3 तत्व शामिल किए वो कौन कौन से थे, उनको अपन देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने एक मॉडल बनाया था, और वो मॉडल कौन सा था, किस प्रकार बनाया था, वो सारी की सारी चीजें अपन देखते हैं। तो त्रियामी सिद्धांत भी कहते हैं इसको, त्रियामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। त्रियामी सिद्धांत को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कौन है इसके प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक है जेपी गिलफोर्ड। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। तो जेपी गिलफोर्ड इसके प्रवर्तक थे। कब प्रवर्तन किया था? 1967 ईस्वी में परिवर्तन किया था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि हालांकि 1967 में यह सिद्धांत आ चुका था, परंतु कहते हैं ना कि संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो इनके सिद्धांत में भी संशोधन की गुंजाइश थी, ये भी कुछ इसमें परिवर्तन लेकर आए। तो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने ही सिद्धांत में 2 बार संशोधन किया। उस संशोधन में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, कैसे परिवर्तन किया, वो सारी की सारी बातें अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड का है, और इन्होंने अपना मौलिक सिद्धांत तो कब प्रस्तुत कर दिया था? 1967 में। तो इसके बाद 2 संशोधन आए थे, प्रथम संशोधन, द्वितीय संशोधन। इनमें कौन कौन से रूपों को लेकर आए थे, उनको देखने से पहले अपन देखते हैं कि भाई उनका जो मॉडल है, उन्होंने जो मॉडल बनाया था वो किस प्रकार का था, और उसमें कौन कौन सी चीजें इन्होंने शामिल की थी।
देखिए इस प्रकार का इन्होंने है वो एक मॉडल प्रस्तुत किया था। ये लीजिए, इस प्रकार का एक मॉडल है प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज देखी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि इन्होंने सबसे पहले जो यहां पर लाइनें बनाई वो 5 थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 लाइनें इनके द्वारा यहां पर इस प्रकार से बनाई गई थी। इनका कारण क्या था, इनको नाम क्या दिया, ये सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इन्होंने कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो बनाई थी। उसके बाद इन्होंने यहां पर 4 लाइनें बनाई थी, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें थी, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि यहां तो थी 4 लाइन, आसपास की लाइन को मैंने छोड़ा है, बीच में ही 4 बनाई है। अब आसपास की को छोड़ दो, 1 2 3 4, बीच में बनाई है, इसको भी छोड़ के और ये 5 हो जाती है। अब यहां पर ये जो थी ना, इनको ऐसे मिला दिया, तो इनको ऐसे मिला दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 लाइनें हैं, तो यहां पर भी ऐसे 4 लाइनें आ जाएगी। इस प्रकार से यहां पे भी 4 लाइनें आ जाएगी। आगे अब ये जो लाइन है इसको भी इन्होंने यहां पर मिला दिया था, तो ऐसे भी क्या चली जाएगी, पड़ी लाइनें भी 5 चली जाएगी, क्योंकि यहां पर अपनों ने 5 बनाई थी, तो ये पड़ी लाइनें भी कैसी चली जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। यानी इसमें खड़ी लाइनें 4 है और पड़ी लाइनें 5 है। इस प्रकार से इन्होंने मिला दिया था, ठीक है। तो ये 5 लाइनें मिला दी। उसके बाद इन्होंने यहां पर खड़ी लाइनें बनाई थी 3, 1 2 और 3, और ये जो तीनों लाइनें थी ये इन्होंने यहां पर ऐसे मिलाती थी, इस प्रकार से। ये इनका मॉडल था। अगर अपन स्पष्टतया देखें, आकृति की बात करें तो इनके मॉडल की आकृति इस प्रकार से थी। कुछ आकृति इसको अपन घनाकार कह सकते हैं, घन के आकार की आकृति कह सकते हैं, तो इसलिए इनके सिद्धांत का यहाँ पर एक नाम और उभर कर आता है। कौन सा, घनाकार का सिद्धांत। तो आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भाई घनाकार का सिद्धांत किसने दिया था, तो घनाकार का सिद्धांत भी कौन सा है, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत को ही कहते हैं, ये कोई अलग से सिद्धांत नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यहां पर इन्होंने चीज कौन कौन सी बताई। देखिए ये जो डब्बा इन्होंने बनाया, ये बनाया विषय वस्तु का, कि विषय वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है। यदि अपन किसी को भी पढ़ाते हैं तो विषय वस्तु की आवश्यकता रहती है, तो वो विषय वस्तु कितने प्रकार की हो सकती है। और फिर इन्होंने ये जो डब्बा बनाया, ये वाला ऊपर वाला, ये बनाया संक्रिया का। संक्रिया कौन सी होती, क्रिया को ही संक्रिया कहते हैं। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए, या फिर अपन यूं कहें कि समस्या समाधान के लिए हम जो क्रिया को अपनाते हैं वही क्रिया क्या कहलाती है, संक्रिया। और ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स, इसको इन्होंने नाम दिया था उत्पाद, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, पहला तो हो गया विषय वस्तु। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया संक्रिया। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हो गया उत्पाद। ये ही इनके 3 आयाम थे, 3 विमाएं थी और 3 जो याम थे। त्रियामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, ये नाम दिए जाते हैं ना। तो ये 3 जो विमाएं हैं वो विषय वस्तु, संक्रिया व उत्पाद ही थी। अब इन्होंने आगे जाकर, मैंने आपको कहा कि भाई मोटे तौर पर तो 3 ही चीजें थी, परंतु आगे
जाकर इनका विभाजन और कर दिया गया था, इसीलिए ये लाइनें बनी थी। ठीक है, तो ये जो विषय वस्तु है इसके बारे में यदि अपन देखें तो इन्होंने जो विषय वस्तु बताई थी मूल सिद्धांत में, वो बताई थी कुल 4 प्रकार की। मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मूल सिद्धांत की बात करें तो अपन एक बार एक लाइन को हटा सकते हैं, एक बार हटा देते हैं, क्योंकि ये बाद में प्रथम संशोधन के पश्चात आई थी। ठीक है, तो ये कितनी लाइनें बच गई? 4 बच गई। यानी विषय वस्तु के कितने प्रकार इन्होंने बता दिए थे? 4 प्रकार बता दिए थे। अब विषय वस्तु के 4 प्रकार कौन कौन से थे? विषय वस्तु के 4 प्रकार थे। एक तो आकृतिक जो खंड है वो माना गया। उसके बाद यदि अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा जो था वो शाब्दिक खंड था। शाब्दिक खंड, दूसरा शाब्दिक खंड था। और तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा था सांकेतिक खंड, सांकेतिक खंड। और चौथे की बात करें तो चौथा हो गया है यहां पर व्यावहारिक खंड। तो यहां पर चौथा व्यावहारिक खंड हो गया। ठीक है, ये 4 विषय वस्तु के प्रकार बताए थे इन्होंने। कौन कौन से? आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक व व्यावहारिक। ये 4 खंड इन्होंने बताए थे। आकृति, शब्द, संकेत और व्यवहार, ये है तो आसानी से याद हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंतर्गत नहीं आएगी। अब ये जो आकृतिक है, आकृतिक में अपन किसको शामिल करते हैं? अपन साधनों को शामिल करते हैं, अपन इसकी संरचना को शामिल करते हैं। तो मैं यहां पर बता देती हूं, इन्होंने ये जो चीज बताई, अब ये जो चारों लाइनें इनको अपन ले सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ये आकृतिक खंड हो गया, ये शाब्दिक खंड हो गया, और ये सांकेतिक खंड हो गया, ये व्यावहारिक खंड हो गया। हो गई कंप्लीट। अब मैंने आपको, चलिए पहले मूल सिद्धांत को ही समझते हैं। ठीक है, विषय वस्तु कितनी थी? 4 प्रकार की थी। आकृति, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यावहारिक। उसके बाद यदि अपन बात करें संक्रिया की, तो देखिए संक्रिया में जो टोटल चीजें थी, या संक्रिया में जो कुल संक्रिया के प्रकार थे वो थे 5। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी? मूल सिद्धांत की। ठीक है, तो इसमें 5 कौन कौन सी चीजें थी वो अपन एक बार देख लेते हैं। संक्रिया में 5 मूल चीजें कौन कौन सी थी? तो देखिए, एक तो था संज्ञान, ज्ञानात्मक क्रिया करते हैं अपन, संज्ञानात्मक क्रिया करते हैं, तो संज्ञान हो गया। दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा था स्मरण, स्मरण। ठीक है, अपनी स्मृति से संबंधित, या फिर मैं यूं कहूं कि स्मृति प्रतिधारण, इसका शुद्ध जो शब्द था वो यही था, वो ही लिख देते हैं अपन। कौन सा? स्मृति, स्मृति प्रतिधारण, प्रतिधारण। तो दूसरा जो तत्व माना गया इनके द्वारा वो था स्मृति प्रतिधारण। उसके बाद जो तीसरा और चौथा है उसको इन्होंने नाम दिया था अपसारी और अभिसारी। तो उसको अपन ने सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में है वो परंपरागत व अपरंपरागत स्तर भी कह सकते हैं। परंपरागत चिंतन भी कह सकते हैं, परंपरागत चिंतन, क्योंकि परंपरागत चिंतन द्वारा हम क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ अपन यहां पर इसको अपरंपरागत भी कह सकते हैं, परंपरागत। तो संज्ञान, स्मृति प्रतिधारण, परंपरागत, अपरंपरागत, और अंतिम 5वां था मूल्यांकन। मूल्यांकन भी एक क्रिया होती है, मूल्यांकन करना। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो मॉडल है इसमें इन्होंने कुछ कुल जो कितने तत्व बताए थे, कितनी क्रियाएं बताई थी? 5 बताई थी। ठीक है, 5 लाइनें अपन यहां पर बना सकते हैं। ठीक है,
यानी 5 तत्व यहाँ पर इनके द्वारा बताए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें इन 5 तत्वों के बाद उत्पाद की, तो उत्पाद में इनके द्वारा उत्पाद कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, उत्पाद पहला विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। उत्पाद में इनके मूल सिद्धांत में कितने तत्वों को शामिल किया गया था, तो मैं आपको बता देती हूं कि मूल सिद्धांत में ये 6 तत्व थे। अब ये 6 तत्व कौन कौन से थे, तो देख लीजिए। इसमें जो है वो सारे के सारे वर्ग, संबंध, इकाई, ये सारी की सारी चीजें शामिल की गई थी। तो इकाई, पहला हो गया इकाई, दूसरा हो गया वर्ग, तीसरा हो गया संबंध, इसके साथ साथ चौथा जो हो गया वो प्रक्रिया, पांचवा हो गया प्रत्यावर्तन, और छठा हो गया निहितार्थ। ये 6 तत्व इन्होंने यहां पर इसके बताए थे। देखिए यहां पर 5, 4, 5, 6 ये इनका मूल सिद्धांत था। मूल सिद्धांत में कौन कौन से तत्व थे, 4, 5, 6। और 4, 5, 6 में इन्होंने जो संबंध बताया वो गुणात्मक संबंध बताया। तो इन्होंने जो बुद्धि के कुल तत्व बताए इस मूल सिद्धांत में, वो इन्होंने 4 × 5 × 6 यानी गुणात्मक संबंध बताया। अब आप देख लीजिए, 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 4 × 12 होते हैं, तो 120। यहां पर इन्होंने कुल बुद्धि के तत्व कितने बताए थे, 120 तत्व बताए थे। और यहां पर वो प्रश्न तो आपको याद आ ही गया होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत है वो इतना महत्वपूर्ण है कि यूं भी पूछ लिया जाता है कि संक्रियात्मक कितने उत्पाद थे, मूल में कितने थे, प्रथम संशोधन में कितने थे, द्वितीय संशोधन में कितने थे। इस प्रकार से चीजें पूछ ली जाती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि मूल सिद्धांत में कुल कितने तत्व बताए, प्रथम संशोधन में कुल कितने बताए, द्वितीय संशोधन में कुल कितने तत्व बताए। तो इसलिए इनका सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो अपनों ने देखा, देखिए संज्ञान हो गया, सॉरी यहां पर अपन इसको भी शामिल कर लेंगे क्योंकि 5 है ना, तो ये संज्ञान हो गया, ये स्मृति हो गया, उसके बाद ये परंपरागत स्तर हो गया, उसके बाद ये अपरंपरागत स्तर हो गया, और इसके बाद ये मूल्यांकन हो गया। तो ये कौन सी आ गई, ये संक्रियात्मक मॉडल की बात आ गई। और उसके बाद यदि अपन बात करें इसका, तो इसमें भी आसपास की लाइनों को अपन शामिल कर लेंगे। तो पहला इकाई हो गया, बाद में वर्ग हो गया, तीसरा संबंध हो गया, चौथी प्रक्रिया होगी, और पांचवा प्रत्यावर्तन हो गया, और छठा निहितार्थ हो गया। ये चीजें इनके द्वारा यहाँ पर बताई गई थी। देखिए मैंने आपको कहा अभी कि ये मूल सिद्धांत की बात चल रही है, और मूल सिद्धांत में कौन कौन से तत्व बताए गए, कितने तत्व बताए गए, सारी की सारी चीजें अपनों ने देख ली। मूल सिद्धांत में विषय वस्तु के 4 खंड थे, 4 तत्व थे, आकृतिक खंड, शाब्दिक खंड, सांकेतिक खंड, व्यावहारिक खंड। संक्रिया में 5 तत्व थे, संज्ञान, स्मृति, प्रतिधारण, परंपरागत, अपरंपरागत और मूल्यांकन। ठीक है, 5। और उसके बाद यदि अपन उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में 3 चीजें थी, इकाई, वर्ग, संबंध, प्रक्रिया, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। ठीक है, टोटल कितने हुए, इनका गुणात्मक योग रहेगा। तो 4 विषय वस्तु के हो गए, 5 संक्रिया के हो गए, और 6 उत्पाद के हो गए। टोटल तत्व कितने हो गए बुद्धि के, इसके अंतर्गत मूल सिद्धांत के अंतर्गत 120 हो गए। अब अपन बात करते हैं प्रथम संशोधन की। तो देखिए जो प्रथम संशोधन था उसमें मात्र इन्होंने एक परिवर्तन किया था, और एक परिवर्तन कौन सा किया था, इन्होंने इस आकृतिक जो खंड है इसके 2 भाग कर दिए थे। आकृतिक खंड का मतलब होता है संरचना, या अपन यूं कह सकते हैं सहायक सामग्री या तत्व।
अब विषय वस्तु को प्रेजेंट करने के लिए अपने पास अनेक सहायक सामग्रियों की जरूरत होती है, यानी अपने पास अनेक सहायक सामग्रियां होनी चाहिए। तो वो जो सहायक सामग्रियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, किस किस प्रकार की हो सकती है? वो दृश्य भी हो सकती है, श्रव्य भी हो सकती है। तो यहाँ पर श्रव्य सामग्री भी हो सकती है और इसके साथ साथ दृश्य आकृतिक मॉडल हो सकता है। तो इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में से दृश्य तो ये रह गया और इसके साथ साथ श्रव्य की अपन एक लाइन और बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? श्रव्य हो गया, ये हो गया दृश्य। और इस प्रकार से जो दूसरा प्रथम संशोधन आया, तो प्रथम संशोधन में यहां पर एक जगह परिवर्तन होता है, ये और ये दोनों बिल्कुल समान रहते हैं। तो यहां पर अपन देख लेंगे कि भाई यहां पर विषय वस्तु के 4 थे, तो यहां पर अपन कितने कर देते हैं? 5 कर देते हैं। यहां पर 5 कर दे, संक्रिया के 5 ही हैं और उसके बाद उत्पाद के 6 ही हैं। अब इस प्रकार से जो तत्व आते हैं वो कहां पर आएंगे? प्रथम संशोधन के अंतर्गत आएंगे। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब प्रथम संशोधन की यदि अपन बात करें तो यहां पर जो कितने तत्व हो जाते हैं, देखिए 5 5 25 और 25 सिक्के कितने होते हैं? 25 सिक्के 25 25 50 50 50 100 150 150 तत्व हो जाते हैं कुल। और किस में हो जाते हैं आप याद रखेंगे, इसको मैं नाम को हटा रही हूं एक बार। आप ये याद रखेंगे कि ये जो तत्व है वो कहां पर बताए गए थे? प्रथम संशोधन में बताए गए। और प्रथम संशोधन में परिवर्तन कितना हुआ? कहां हुआ? सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। और विषय वस्तु में भी कहां? आकृतिक खंड में। इसको दो भागों में बांटा, श्रव्य और दृश्य। क्लियर है? ठीक है। ये तो कौन सा था? ये तो था मूल सिद्धांत। ठीक है। मूल सिद्धांत में तो कुल जो तत्व थे, कुल तत्व वो कितने थे? 120, 4 × 5 × 6। और प्रथम संशोधन में तत्व कितने हो गए? 150, 5 × 5 × 6। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं द्वितीय संशोधन की। तो द्वितीय संशोधन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें तो एक बार परिवर्तन हुआ। ठीक है। और इसका मैंने बताया था कि इसमें कहीं भी परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो दूसरा जो संशोधन किया वो किस में किया? जाहिर सी बात है कि संक्रिया में ही किया। क्यों? क्योंकि इसमें तो तीनों में ही 6 तत्व ही रहेंगे, इसमें कहीं बदलाव नहीं होगा। इकाई, वर्ग, संबंध, प्रक्रिया, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ, ये 6 तत्व उत्पाद के होते हैं जो के त्यों रहेंगे। अगर अपन बात करें संक्रियात्मक मॉडल की, तो संक्रियात्मक मॉडल में इन्होंने स्मृति के 2 भाग कर दिए थे। ये जो स्मृति मॉडल है इसके इन्होंने 2 भाग कर दिए थे। कौन कौन से? एक तो स्मृति धारण और दूसरा स्मृति लेखन। तो इसके इन्होंने 2 तत्व कर दिए थे, स्मृति धारण और इसके साथ साथ स्मृति लेखन। ठीक है। इसके इन्होंने 2 तत्व कर दिए थे। तो यहां पर अपनों ने इसको स्मृति नाम दिया है, तो इसके साथ साथ अपन एक लाइन और बना सकते हैं जो किसकी हो जाएगी? स्मृति लेखन की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्मृति धारण की रेखा अपन पहले ही बना चुके हैं। ठीक है। तो स्मृति धारण की रेखा पहले वाली हो जाएगी, एक वेद की तो पहले वाली रह जाएगी और एक वेद जो स्मृति लेखन है उसकी लाइन अपन एक और बना लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहां पर जब इसकी लाइन बनेगी तो वो इसमें छठे में मिल भी जाएगी, या फिर अपन इसकी भी एक अन्य लाइन और बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तत्व कितने हो गए? यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर जो है वो 4 + 1, प्रथम संशोधन में 5 हो गए, बाद में ये नहीं बदलेंगे। यहाँ पर ये 5 से 6 हो गए
और कौन से में हो गए, दूसरे संशोधन में हो गए। पहले संशोधन में एक ही परिवर्तन किया था अभी विषय वस्तु में, और इनको ये दोनों चीजें ठीक लगी तो इसको छोड़ दिया। फिर जब दूसरा संशोधन किया तब इनको लगा कि नहीं, स्मृति भी दो प्रकार की हो सकती है, स्मृति धारण भी हो सकती है, स्मृति लेखन भी हो सकती है। तो इसलिए इसके भी इन्होंने 5 से कितने तत्व कर दिए, 6 तत्व। तो ये दूसरा संशोधन था। तो दूसरे संशोधन में तत्व कितने हो गए, आप देखिए। पहले वाले में अपनों ने क्या कर दिया था, 4 के 5, विषय वस्तु तो 5 बना दी। तो यहाँ पर दूसरे संशोधन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब संक्रिया की बात करें तो संक्रिया में कितने कर दिए इन्होंने, 6 कर दिए, और आगे वाले में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये 6 के 6 रह गए। अब आप काउंट कीजिए कुल कितने तत्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कुल तत्व होंगे तो 6 6 36, और 36 पंजे, या फिर 5 6 के 30 कर लो, 5 6 के 30, 30 6 के 36 18, 180, 180 तत्व यहां पर हो जाएंगे। तो ये था इनका अंतिम संशोधन या अंतिम प्रारूप, इनके मॉडल का अंतिम प्रारूप। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कौन कौन सी चीजें और किस किस प्रकार से बताई गई है। हाँ, हम एक एक चीज को भी समझने वाले हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई विषय वस्तु है वो इस प्रकार की थी, जो संक्रिया है वो उस प्रकार की थी, और उत्पाद हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे तो मैं दोबारा लिख दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो देखिए यहां पर अपन किसकी बात करें, बुद्धि के सिद्धांत की बात करें। और बुद्धि का सिद्धांत भी कौन सा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। और गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है वो किस नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, या त्रिविमीय सिद्धांत, या बुद्धि संरचना मॉडल। अब बुद्धि की पूरी संरचना तैयार कर दी थी ना, इसीलिए ये जो मॉडल प्रस्तुत कर दिया था, इसलिए इसी को जो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत कहते हैं। देखिए अब अपन यहां पर एक एक चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। बुद्धि का अपन कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे थे, गिलफोर्ड द्वारा त्रियामी लिख देते हैं, त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत का अध्ययन अपन कर रहे थे, जो किसके द्वारा दिया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, समझने वाला भी है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण भी है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एक मॉडल प्रस्तुत किया, और मॉडल में कौन सी चीजें थी, इस प्रकार से इन्होंने ये दिया था, ठीक है। अपनों ने यहां पर टोटल कितनी लाइनें बनाई थी, अपनों ने यहां पर बनाई थी 5 लाइनें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनों ने 5 लाइनें यहां पर बनाई थी, और इसी आधार पर और इस मॉडल को नाम अपनों ने क्या दिया था, विषय वस्तु नाम दिया था। और यहां पर अपनों ने 5 लाइनें क्यों बताई, क्योंकि विषय वस्तु के कुल कितने तत्व इनके द्वारा बताए गए थे, 5 तत्व बताए गए थे, ठीक है। कौन कौन से तत्व बताए गए थे, आकृतिक मॉडल बताया गया था, यानी आकृतिक खंड बताया गया था, आकृतिक खंड बताया गया था। और उसके बाद यदि दूसरे की बात करें तो शाब्दिक खंड बताया गया था, शाब्दिक खंड। और तीसरे की बात करें तो सांकेतिक खंड बताया गया था, सांकेतिक खंड बताया गया था। और उसके बाद चौथे की बात करें तो कौन सा था, व्यावहारिक खंड खंड। और अपनों ने 5 लाइनें किसके फलस्वरूप बनाई थी, प्रथम संशोधन के परिणाम स्वरूप बनाई थी। तो यहां पर जो है वो एक लाइन तो किसकी है, श्रव्य की है, श्रव्य खंड की है, श्रव्य खंड की। और दूसरी लाइन किसकी है, दृश्य खंड की। तो यहां पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया और ये हो गया। ये मॉडल अपनों ने बनाया था और ये मॉडल किसका है? विषय वस्तु का मॉडल है, जिसमें इन्होंने अब यहां पर अपन सारी की सारी चीजें लिख देते हैं। विषय वस्तु में क्या क्या चीजें थी? देखिए, विषय वस्तु में जो मूल सिद्धांत था, मूल सिद्धांत में तत्व थे कितने? कुल 4। ठीक है। फिर अपन बात करें प्रथम संशोधन की, तो प्रथम संशोधन में कितने तत्व हो गए? 5 तत्व। ये चीज अपने को विषय वस्तु के संबंध में ध्यान में रखनी है। अपनों ने इसमें ऐसे 3 लाइनें और भी बनाई थी, है ना। ये 3 लाइनें बनाने का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ये दृश्य साधनों का आएगा। ये जो बॉक्स है, ये किसका आएगा? श्रव्य साधनों का। अब ये डिब्बे बन गए ना अलग, तो श्रव्य सामग्रियों को या श्रव्य साधनों को अपन इस प्रकार से अनेक साधनों को काम में ले सकते हैं। उसी प्रकार से दृश्य साधनों का ये हो गया। उसके बाद शाब्दिक खंड, यानी अनेक प्रकार के शब्दों को प्रयोग में ला सकते हैं। सांकेतिक खंड, अनेक प्रकार के संकेत चिन्हों का प्रयोग अपन कर सकते हैं। व्यावहारिक खंड, व्यावहारिक तौर पर अपन समझाने के लिए किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का सहयोग ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 से कुल कितने तत्व हो गए थे? अंत में 5 तत्व हो गए। और ये विषय वस्तु में किस प्रकार से सहयोग रखते हैं? देखिए, विषय वस्तु की सहायक सामग्रियां भी इनको कहा जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री और ये सारी की सारी सहायक सामग्रियां भी इनको कहा जा सकता है। तो ये चीजें इसमें आती है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर अपनों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देख लिया है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताती हूं वो ये है कि विषय वस्तु कहते किसे हैं। ठीक है, विषय वस्तु कहते किसे हैं? तो आप यहां पर नोट लगाकर लिखेंगे, विषय को समझाने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विषय वस्तु से ही इसका क्या होता है? तात्पर्य होता है। विषय वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, विषय को समझाने के लिए काम में ली जाने वाली वस्तु या विषय वस्तु ही क्या कहलाएगी? विषय वस्तु कहलाएगी। देखिए, आपको ये आकृति किस प्रकार की दिखती है? घन की, तो इसलिए इसको घनाकार का सिद्धांत तो कहते ही कहते हैं। इसके साथ साथ ये एक कोष्ठक बना दिए गए हैं इस प्रकार से। ये कोष्ठक छोटे छोटे डिब्बे बना दिए गए हैं। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है, कौन सा? गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत है। इसको कोष्ठ मॉडल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। कोष्ठ मॉडल का सिद्धांत भी यहां पर इसको कहा जा सकता है। अनेक कोष्ठक बनाकर एक मॉडल तैयार किया गया, इसलिए इसको कोष्ठ मॉडल का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यदि अपन इसके बारे में और विचार करें तो इन कोष्ठकों को ही अपन एक नाम और दे सकते हैं, और वो कौन सा नाम हो सकता है? बॉक्स मॉडल। बॉक्स, ये छोटे छोटे बॉक्स ही है, तो बॉक्स मॉडल का सिद्धांत। ये नाम मैं सारे के सारे क्यों बता रही हूं? क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नाम ही हमारी पहचान होती है ना। लोग अगर हम उपस्थित नहीं है तो हमारा नाम लेकर ही दूसरे को समझाएंगे कि हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नाम हमारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमसे ज्यादा दूसरे हमारे लिए प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए, नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां पर सिद्धांत के नाम आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कौन सा सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया, तो त्रिआयामी विकल्प हो सकता है, त्रिआयामी हो सकता है, घनाकार हो सकता है, कोष्ठ मॉडल हो सकता है, बॉक्स मॉडल सॉरी
बॉक्स मॉडल हो सकता है, बुद्धि संरचना मॉडल हो सकता है, तो ये अनेक नाम इसके हो सकते हैं। तो इनमें से कोई तो तीन ये नाम उठा लेंगे, चौथा कोई दूसरा विकल्प आ जाएगा, तो आपको उसके आधार पर चयन करना है। तो यहाँ पर अपनों ने सिर्फ और सिर्फ एक विषय वस्तु को देखा है। विषय वस्तु के तत्व कुल कितने हैं? यदि मूल सिद्धांत की बात करें तो 4, प्रथम संशोधन की बात करें तो 5। मूल सिद्धांत में 4 कौन कौन से थे? आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यावहारिक। और यदि संशोधन की बात करें तो इसको 2 भागों में विभाजित करते हुए श्रव्य और दृश्य, इसके 2 पार्ट करने से ये कुल कितने हो गए? 5 हो गए। विषय वस्तु कहते किसे हैं? विषय को समझाने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विषय वस्तु ही विषय वस्तु कहलाती है। चूंकि ये कोष्ठक के रूप में आया, बॉक्स के रूप में आया, इसलिए इसे कोष्ठ मॉडल का सिद्धांत या बॉक्स मॉडल का सिद्धांत कह सकते हैं। और विषय वस्तु का मतलब ये है कि भाई इन चीजों की सहायता अपन विषय वस्तु को समझाने के लिए ले सकते हैं। अपन श्रव्य साधनों को, दृश्य साधनों को, शाब्दिक खंडों को, शब्दों का प्रयोग अपन विषय वस्तु को समझाने के लिए, जैसे अब चल रहा है, अब मैं जो कर रही हूं वो शाब्दिक खंड है। सांकेतिक खंड, अब ऐसे संकेत करके बताया जा रहा है ना भाई, ये चीज है, ये चीज है, ये सांकेतिक खंड है जो विषय वस्तु को समझाने के लिए सहायता करता है। व्यावहारिक खंड, सीधे शब्दों में ये बात कही जा सकती है, इसी को क्या कह देते हैं? व्यावहारिक खंड कह देते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप सभी की सभी चीजों को नोट कर लेंगे। उसके बाद अपन दूसरा जो संक्रियात्मक उत्पाद है उसको भी अपन अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, विषय वस्तु देख लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? अपन बात करते हैं अपन बात करेंगे संक्रियात्मक मॉडल की। ठीक है, ये हो गया संक्रियात्मक मॉडल। इसमें जो है वो जो लाइनें थी वो कितनी थी? मैंने आपको बताया 4 लाइनें, 2, 3, 4। ये 4 लाइनें इसके अंदर ली गई थी। ठीक, हालांकि इसमें तत्व कितने थे? 5। तो सबसे पहले तो अपन इन 5 तत्वों को शामिल कर लेंगे, फिर छठा जब आएगा तब अपन इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। जबकि इसमें आउटलाइन को अपनों ने कभी कहीं भी शामिल नहीं किया है। क्यों शामिल नहीं किया है? क्योंकि इसकी ये आउटलाइन इसमें शामिल हो जाएगी, ये आउटलाइन इसमें शामिल हो जाएगी, तो इसलिए अपनों ने यहां पर इसमें आउटलाइन शामिल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से। यहां पर जो लाइन आई थी वो यहां तक जाती है, तो इसलिए इनको अपन यहां पर शामिल कर लेते हैं। उसके बाद यदि अपन खड़ी रेखाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है कि खड़ी रेखाएं यहां से जाएगी, तो यहां पर अपनों ने कितनी रेखाएं बनाई थी? 3 बनाई थी। ठीक है, 3 बनाई थी। और ये जो बॉक्स है, ये कौन सा बॉक्स है? ये संक्रिया बॉक्स है, संक्रिया बॉक्स है। संक्रिया कहते किसे हैं? सबसे पहले तो अपन ये बात देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि संक्रिया अपन कहते हैं समस्या के समाधान हेतु की गई क्रिया को। समस्या के समाधान हेतु की गई क्रिया। समस्या के समाधान के लिए अपन किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, किन किन क्रियाओं की सहायता लेते हैं, वो सारी की सारी किस में चली जाएगी? संक्रियात्मक में चली जाएगी। अब अपन अगर बात करते हैं मूल सिद्धांत की, तो देखिए मूल सिद्धांत में संक्रियाएं कितनी थी? मूल सिद्धांत में
संक्रिया तत्व कितने थे? 5। ठीक है, मूल सिद्धांत में 5 थे। तो सबसे पहले अपन इन्हीं 5 को देख लेते हैं। पहला अपनों ने क्या देखा था? संज्ञानात्मक या फिर अपन संज्ञान कह सकते हैं। ठीक है, इसको अपन यहीं पास में लिखते हैं। संज्ञान या संज्ञानात्मक कह सकते हैं, संज्ञानात्मक। दूसरे की यदि अपन बात करें तो दूसरा अपनों ने देखा था स्मृति प्रतिधारण। ठीक है, तीसरा अपनों ने देखा था कौन सा? परंपरागत या अपसारी। तो परंपरागत चिंतन अपन इसको कह सकते हैं, चिंतन कह सकते हैं। चौथे तत्व की यदि बात करें तो अपरंपरागत यानी अभिसारी अपन कह सकते हैं। अपरंपरागत चिंतन इसका नाम हो जाएगा। 5वें की बात करें तो मूल्यांकन हो जाएगा। ये 5 तत्व इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। किसमें? मूल सिद्धांत में। तत्व कितने थे? 5। और ये 5 कौन कौन से थे? ये संज्ञानात्मक हो गया, ये स्मृति प्रतिधारण हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ एक को एक बार छोड़ देते हैं। ये जो है वो परंपरागत हो गया, ये अपरंपरागत हो गया, और ये क्या हो गया? मूल्यांकन हो गया। देखिए, अगर अपन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं तो वहां पर अपन समस्या समाधान हेतु संज्ञानात्मक कार्य कर रहे हैं। और वही संज्ञानात्मक कार्य गिलफोर्ड के अनुसार संज्ञानात्मक संक्रिया के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि हमें किसी भी चीज का अनुभव होता है, तो बाद में जब अपन उसी प्रकार का कार्य करते हैं, उस अनुभव से संबंधित कार्य करते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं कि उसी चीज को वहां पर प्रयोग में ले लेते हैं। किसके आधार पर? याद के आधार पर। हाँ, उस समय हमें इस बात का नुकसान उठाना पड़ा था, तो अपन अब ये रास्ता तो नहीं अपनाएंगे, अपने को इस रास्ते पर चलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से याद करते हुए स्मृति प्रतिधारण यानी स्मृति को, याद को धारण करते हुए अगर अपन किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वहां पर गिलफोर्ड के अनुसार स्मृति प्रतिधारण तत्व का अपन प्रयोग कर रहे हैं समस्या को सुलझाने हेतु या समस्या के समाधान करने हेतु। परंपरागत चिंतन में अपन यूं है कि भाई अपन काफी बार है ये वो ऐतिहासिक तत्वों से सीख लेते हैं। ऐतिहासिक तत्वों से अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चिंतन है कि अपन दूर की सोचते हैं, जैसे दूर की सोचते हैं और अपन क्या करते हैं नजदीकी। काफी बार तो ऐसे होता है कि अपन दूर की चीजें सोचकर कि अगर अपन ने ये निर्णय ले लिया तो भविष्य में इस प्रकार की संभावना आ सकती है, तो ये तो परंपरागत हो जाएगा। और यदि अपनों ने तत्कालीन घटनाओं को देखते हुए, तत्कालीन हालातों को देखते हुए उसी समय जो डिसीजन किया, उन्हीं घटनाओं, उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर यदि अपनों ने डिसीजन किया, अपनों ने समस्या का समाधान किया, तब तो अपरंपरागत हो जाएगा। और परंपरागत नहीं, ये नहीं करेंगे, ये आगे समस्या दे सकता है, और नहीं अभी तो इस समस्या को सुलझाने का और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, आगे यदि समस्या आती है तो देखेंगे। तो इस प्रकार से यदि ऐसा सोचा जाए कि आगे समस्या आ सकती है, नहीं करेंगे, तो परंपरागत चिंतन। अपरंपरागत चिंतन अभी तो ये कर लेते हैं, बाद में अगर प्रॉब्लम आती है तो देखा जाएगा, तो वो अपरंपरागत चिंतन होता है। और मूल्यांकन तो समस्या समाधान की एक प्रत्यक्ष विधि कही जा सकती है। अपन किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करके उसकी समस्या का पता लगाकर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और गिलफोर्ड के अनुसार इसको भी किसमें शामिल किया गया है? संक्रियात्मक तत्व में शामिल किया गया। और इसी के साथ मूल सिद्धांत में संक्रियात्मक कुल तत्व कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? उसके बाद इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया था, स्मृति प्रतिधारण को। किस किस में? एक तो स्मृति धारण में, स्मृति धारण में, और दूसरा स्मृति लेखन में। स्मृति लेखन में इन्होंने बांट दिया था। तो
यहां पर ये जो अपनों ने देखा, ये जो स्मृति प्रतिधारण, ये तो किस में चली जाएगी, स्मृति धारण में। और एक नई लाइन अपने को बनानी पड़ेगी, पहले जो तत्व थे उनसे अपने को एक नई लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो नई लाइन क्या हो जाएगा, स्मृति लेखन। हालांकि मैंने पहले ही इस लाइन को छोड़ दिया था। तो अब क्या हो गया, इसके 2 हो गए, ठीक है, तो यहां पर 2 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से जो प्रथम संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन की यदि अपन बात करें तो प्रथम संशोधन में संक्रियात्मक तत्व कितने थे प्रथम संशोधन में, वही 5 थे। ये कितने बदले थे, इसलिए बता रही हूं कि कहीं कंफ्यूज नहीं हो। प्रथम संशोधन में सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु के तत्वों में परिवर्तन किया गया था। अब अपन बात करते हैं द्वितीय संशोधन की। तो द्वितीय संशोधन में इसमें परिवर्तन करके कितने तत्व कर दिए गए थे, 6 तत्व। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद है वो अपन और देखते हैं, अपन अंतिम को एक बार और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रियात्मक हो गया। अब अंतिम तत्व कौन सा बचा है, उत्पाद। इसी प्रकार का मॉडल अपनों ने तैयार किया, ठीक है। ये हमारा मॉडल है जो किसके द्वारा बनाया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा बनाया गया है। गिलफोर्ड के द्वारा यहां पर यह मॉडल बनाया गया। तो इन्होंने किस प्रकार से इस मॉडल की रूपरेखा दी, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको ऐसे बना दिया था, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कितने तत्व बताए थे, कुल 6 तत्व बताए थे, और यहां पर अपनों ने कितनी लाइनें बनाई थी, 4। तो वो 4 की 4 लाइनें यहां पर ऐसे आ जाएगी, इसी से आती है, यहां से इधर आ जाएगी और इधर से इधर। तो 2 3 और 4, और इसको नाम क्या दिया, ये विषय वस्तु, ये संक्रिया, और ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। उत्पाद कहते किसे हैं, जब हम विषय वस्तु व संक्रिया के तहत, विषय वस्तु व संक्रिया का सहयोग लेते हुए हम कोई भी आउटपुट देते हैं, अर्थात हम किसी भी चीज को उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई विषय वस्तु है, उससे संबंधित समस्या आ गई, अपनों ने इसकी सहायता से समस्या का समाधान किया। समस्या का समाधान करते ही अपने पास जो परिणाम आएगा वो किस में जाएगा, उत्पाद में जाएगा। तो उत्पाद को मैं प्रत्यक्ष रूप से सीधे के सीधे शब्दों में परिणाम भी कह सकती हूँ, निष्कर्ष भी कह सकती हूँ, रिजल्ट भी कह सकती हूँ। देखिए, इसमें यदि अपन बात करें मूल सिद्धांत में, तो मूल सिद्धांत में इसमें कितने तत्व माने गए थे, मूल सिद्धांत में इसके कुल तत्वों की संख्या थी 6, ठीक है। तो 6 तत्व जो थे वो कौन कौन से थे, 6 तत्व कौन कौन से थे। पहला इकाई तत्व, दूसरा वर्ग, तीसरा प्रक्रिया, चौथा प्रत्यावर्तन, और 5वां निहितार्थ। यही 6 तत्व थे, इकाई, वर्ग, और उसके बाद तीसरा तत्व इन्होंने संबंध बताया था, तीसरा संबंध हो जाएगा, और उसके बाद ये चौथा हो जाएगा, और ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा। इस प्रकार से ये 6 तत्व बताए गए थे, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ये जो 6 तत्व बताए गए थे, उनमें अपन क्या कह सकते हैं, देखिए, ये जो है वो इकाई, ये वर्ग, ये प्रक्रिया, ये प्रत्यावर्तन, ये निहितार्थ, और ये संबंध, ठीक है।
इस प्रकार से अपन इनको बना लेंगे। हालांकि अपनों ने देखा था कि गिलफोर्ड ने तीसरा तत्व बताया है, तो इसमें कोई ये बात नहीं है। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुल 6 तत्व हैं और इनका क्रम कोई निश्चित नहीं है कि आपको भाई इसी क्रम में याद करना है, पहला दूसरा। ये मैंने याद करवाने के लिए बताया था कि अपनों ने पहली बार जब पढ़ा तो इस प्रकार से पढ़ा। देखिए, अपन कोई भी विषय वस्तु को सुलझाने के लिए उसको इकाइयों में बांटते हैं। एक रोटी को आप एक साथ नहीं खा सकते, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, बाइट्स करने पड़ते हैं, है ना। उसी प्रकार से अपनों ने विषय वस्तु व क्रिया के माध्यम से ये समझा कि अपन इकाई के माध्यम से विषय वस्तु का आसानी से समाधान कर सकते हैं। ये अपने पास परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो ये किस में चला जाएगा, उत्पाद में। वर्गों में बांटा जा सकता है, विद्यार्थियों को भी और विषय वस्तु को भी। संबंध, आपस में विभिन्न वर्गों, विभिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित करते हुए विषय वस्तु को आगे ले जाया जा सकता है। प्रक्रिया होगी एक निश्चित क्रम से। यदि अपन विषय वस्तु को आगे लेकर जाएंगे तो अपन सही उत्पाद हासिल कर पाएंगे। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है कि एक दिशा की ओर गमन करना। तो जो अपन विषय वस्तु ले रहे हैं उससे संबंधित सही क्रिया करना और सही क्रिया के माध्यम से परिणाम, निहितार्थ, उसके अंदर अर्थ कौन सा निहित था, उसमें किस निष्कर्ष को अपनों ने प्राप्त किया, वो चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये था उत्पाद। और उत्पाद में कुल तत्व कितने, 6। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, मूल सिद्धांत में जितने तत्व थे उतने ही तो प्रथम संशोधन में रहे और उतने ही द्वितीय संशोधन में रहे। ठीक है, ये हो गया अंतिम चरण। अब अपन एक बार उस चीज को और देख लेते हैं, तत्वों की संख्या को। तो गिलफोर्ड के का सिद्धांत कौन सा है, त्रिआयामी सिद्धांत। इसमें मूल सिद्धांत में कितने तत्व थे, मूल सिद्धांत। तो इन्होंने मानसिक योग्यता को कितने प्रकार का बताया, 3 प्रकार का। कौन सी, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। ठीक है, तो मूल सिद्धांत में विषय वस्तु के कितने तत्व थे, 4। संक्रिया के कितने थे, 5। उत्पाद के कितने थे, 6। तीनों में योग कैसा, गुणात्मक। तो 4 5 20, 20 छिके 6 दूनी 12, 120 तत्व। मूल सिद्धांत में कुल तत्वों की संख्या कितनी बताई, 120। और आपको मैं बता देती हूं, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 180 पूछा जा चुका है, 120 पूछा जा चुका है, बीच वाला रहा है 150। तो देखिए, उसके बाद अपन बात करते हैं प्रथम संशोधन की। और प्रथम संशोधन में अपनों ने परिवर्तन कहां किया था, विषय वस्तु में। तो विषय वस्तु के तत्व कितने हो गए, 5। संक्रिया के कितने, 5। और उत्पाद के कितने, 6। इनका भी योग कैसा, गुणात्मक। तो 6 5 30, 30 5 5 3 15, यानी 150। कुल 150 तत्व यहां पर थे। उसके बाद अपन बात करते हैं द्वितीय संशोधन की। और द्वितीय संशोधन की यदि अपन बात करें तो यहां पे सिर्फ 5 ही रहे। संक्रिया में तत्वों की संख्या बढ़ी, 6 होगी। और उत्पाद तो शुरू से लेकर अंत तक 6 ही तत्वों में रहे थे। ठीक है, इनका भी योग कैसा, गुणात्मक। ठीक है, तो 6 5 30, 30 छिके 6 3 18, यानी कुल 180 तत्व। ये लीजिए, ये इनके सिद्धांत के कुल तत्व माने गए थे। और इसी आधार पर इस सिद्धांत को अपन घनाकार का सिद्धांत कहते हैं, कोष्ठ का सिद्धांत कहते हैं, बॉक्स का सिद्धांत कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि गिलफोर्ड का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।